हेलो गाइस, सुपर फंडा की नई वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज हम ब्रेक डाउन करने जा रहे हैं फैल्कन एंड द विंटर सोल्जर एपिसोड 2 को। सो लेट्स बिगिन। सबसे पहले बात कर लेते हैं एपिसोड के नाम के बारे में, द स्प्लैग्ड मैन। तो ये लिया गया है कैप्टन अमेरिका द फर्स्ट एवेंजर से, जिसमें कैप्टन अमेरिका को लड़ना पड़ता है स्टेज पर फेक हिटलर और फेक नाजीज से। एपिसोड के शुरुआत में हमें दिखाया जाता है जॉन वॉकर का हाई स्कूल। जॉन वॉकर वही बंदा है जो कि नया कैप्टन अमेरिका बना है। जॉन वॉकर एक स्किल्ड सोल्जर है और उसके पास काफ़ी सालों का मिलिट्री ट्रेनिंग और एक्सपीरियंस भी है। और जैसा कि उसने बताया, उसने कैप्टन अमेरिका को काफ़ी करीब से स्टडी किया है, जो उसे हेल्प कर रही है शील्ड को इतने अच्छे से चलाने में। मगर वो हमारा कैप्टन अमेरिका नहीं है। और अगर आप चाहते हैं कि मैं जॉन वॉकर के बारे में और बताऊं, तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। मैं इसके बारे में एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा। इसके बाद हमें देखने को मिलता है हॉस्किन। हॉस्किन जॉन वॉकर का साइड किक जैसा है, जिसका फील्ड नेम है बैटल स्टार। कॉमिक्स में बैटल स्टार के पास भी सुपर स्ट्रेंथ होती है, मगर शायद उसे वो अभी नहीं मिली है, क्योंकि वो सुपर सोल्जर्स का नाम सुनकर काफ़ी चौंक जाता है। और हॉस्किन हैंड टू हैंड कॉम्बैट में भी काफ़ी माहिर है। और इस स्टेडियम में मैंने एक चीज़ नोटिस की, जो यहाँ पर लाइट्स लगी है वो बिल्कुल कैप्टन अमेरिका के शील्ड में लगी डॉट्स की तरह है। इसके बाद हमें देखने के लिए मिलता है गुस्से से भरा विंटर सोल्जर, जो कि सैम से पूछ रहा होता है कि उसने शील्ड क्यों दी और क्या उसे इसके बारे में पता था। पर सैम उसे टालते हुए बोलता है हमें हमेशा 3 चीज़ों से खतरा रहता है, एलियंस, विजार्ड और रोबोट्स। पर जहाँ तक मुझे लगता है एलियंस रेफरेंस था एवेंजर 1, इन्फिनिटी वॉर और एंड गेम के लिए, और रोबोट का रेफरेंस था एज ऑफ अल्ट्रॉन के लिए। मगर बक्की सैम से कहता है कि यहाँ कोई विजार्ड नहीं है, मगर एमसीयू में एक सुपर विलन एग्जिस्ट करता है जिसका नाम है दी विजार्ड, और शायद ये उसका ही रेफरेंस हो सकता है। दी विजार्ड की फर्स्ट लड़ाई होती है ह्यूमन टॉर्च से, जिसका रोल किया है क्रिस इवांस ने। आगे हमें देखने के लिए मिलता है कि फैल्कन बक्की को कोई प्लान नहीं बताता और सीधा प्लेन से उड़ जाता है। ये सीन सिमिलर है एवेंजर्स फर्स्ट के उस सीन की तरह, जब आयरन मैन कैप्टन अमेरिका को कोई प्लान नहीं बताते और सीधा उड़ जाते हैं। इसके बाद बकी बिना पैराशूट के ही प्लेन से कूद जाता है। तो ये सीन सिमिलर है कैप्टन अमेरिका द विंटर सोल्जर की तरह, जिसमें कैप भी बिल्कुल ऐसा ही करते हैं। बकी 200 फीट की ऊंचाई से डायरेक्ट जमीन पे जंप लगाता है, मगर उसकी लैंडिंग कुछ खास अच्छी नहीं होती। और ऐसे जंप्स हम पहले भी देख चुके हैं, जब बकी ब्रिज से कूदता है और जब कैप्टन अमेरिका द विंटर सोल्जर में कैप्टन अमेरिका लिफ्ट से कूद जाते हैं। आगे सैम बक्की को बुलाता है व्हाइट पैंथर, मगर बक्की कहता है नहीं व्हाइट वुल्फ। तो वकांडा के कुछ बच्चे बक्की को व्हाइट वुल्फ कहने लगते हैं। और ब्लैक पैंथर के एंड में हम फिर से सुनते हैं जब टिचाला सूर्य से कहता है कि ये शायद लड़ाई से अब थक चुका है, मगर इस व्हाइट वुल्फ में आराम बहुत कर लिया। पर कॉमिक्स की बात करें तो वकांडा के पास एक प्लेन क्रैश होता है, जिसमें से एक व्हाइट बच्चा सर्वाइव कर जाता है, जिसे अडॉप्ट करते हैं टिचाला के पिता और उसको नाम देते हैं हंटर, जो कि बाद में बनता है व्हाइट वुल्फ। यहाँ मैंने एक चीज़ नोटिस की, जब बक्की और सैम फ्लैक्स मैसर का पीछे करने के लिए भागते हैं, तो रेड विंग फैल्कन के उड़ते ही जल्दी से उसमें अटैच हो जाता है। फिर हमें देखने के लिए मिलती है सुपर सोल्जर वर्सेस सुपर सोल्जर्स की ज़बरदस्त लड़ाई। तो वहाँ ट्रक पे कुछ नंबर्स लिखे होते हैं। अब मूवीज़ में कुछ भी रैंडमली नहीं होता, और खासकर मार्वल की मूवी में तो उनमें से एक ट्रक पे नंबर लिखा होता है MKA5012। तो यहाँ MK का मतलब हो सकता है मार्वल नाइट्स, जिसमें डॉक्टर स्ट्रेंज, शैंग-ची, डेयरडेविल, आयरन फिस्ट, मून नाइट और स्पाइडरमैन शामिल है, और इन सबकी ही मूवी आगे आने वाली है। इसके बाद A5012, तो ये रेफरेंस है एंथनी स्टार्क यानी टोनी स्टार्क का। तो अर्थ 5012 में टोनी स्टार्क ह्यूमन टॉर्च को मार देता है, और उस अर्थ पे 2 हल्के हैं, एक ब्रूस बैनर और दूसरा हैंक पिंग। आगे अगर हम बात करें तो जब बकी हॉस्किंस और जॉन वॉकर के सामने सुपर सोल्जर्स का नाम लेता है, तो हॉस्किंस काफ़ी चौंक जाता है, मगर जॉन वॉकर का रिएक्शन कुछ ऐसा नहीं मिलता। तो शायद उसे पहले से पता था इन सुपर सोल्जर्स के बारे में, या फिर वो खुद भी एक सुपर सोल्जर है। और यहाँ बोर्ड पर H लिखा है, और ये शायद रेफरेंस हो सकता है हाइड्रा का सीरीज़ में आगे दिखने का, मगर शायद मैं कुछ ज़्यादा ही सोच रहा हूँ। इसके बाद बक्की ले जाते हैं सैम को इज़ाई के पास, जो कि असल में पहले कैप्टन अमेरिका रह चुका है, और ये सीरीज़ का सबसे चौंकाने वाला पार्ट था। एक सुपर सोल्जर जो कि कैप्टन अमेरिका रह चुका है उसे कोई नहीं जानता, पर उसकी स्टोरी इतनी अच्छी नहीं है, क्योंकि न्यू कैप्टन अमेरिका की खोज में US मिलिट्री ने 300 लोगों पर टेस्ट किए, जिसमें से सिर्फ इज़ाई बच पाया, और बाद में उसको हाइड्रा ने पकड़कर जेल में डाल दिया और उस पर काफ़ी एक्सपेरिमेंट किए, और उसे 30 साल तक जेल की सज़ा काटनी पड़ी। फिर हमें देखने के लिए मिलती है कार्ली मैगेंटन AKA फ्लैक्स मैसर्स, मगर कॉमिक्स में फ्लैक्स मैसर सिर्फ एक आदमी होता है, पर यहाँ पूरा ग्रुप है। शायद ये ग्रुप इस बात से नाराज़ है कि ब्लिप से वापस आने वाले लोगों पर गवर्नमेंट ज़्यादा ध्यान दे रही है, और उन लोगों को भूल चुकी है जो गायब नहीं हुए थे। कार्ली मैगेंटन भी एक सुपर सोल्जर है, जिसके पास भी सुपर स्ट्रेंथ जैसी पावर है। जहाँ तक मुझे लगता है जब हाइड्रा ने इज़ाई पे एक्सपेरिमेंट किए तब उन्होंने ये बनाए,
और शायद कहीं फ्रीज करके इन्हें रख दिया गया हो, मगर ब्लिप के बाद ये किसी तरह आज़ाद हो गए। आगे कार्ली को एक टेक्स्ट आता है जिस पर लिखा होता है आई एम गोइंग टू फाइंड यू एंड किल यू। तो ये शायद जीमो का हो सकता है, क्योंकि हम एपिसोड में आगे देखते हैं कि सैम और बकी जीमो से मिलने जा रहे होते हैं, तो ये शायद शुरू से ही जीमो का प्लान है। यहाँ स्क्रीन पे कुछ नंबर लिखे होते हैं 189 और 122, तो ये शायद रेफरेंस हो सकते हैं एवेंजर्स कॉमिक्स के। जब 1963 में एवेंजर्स कॉमिक्स इशू 189 में एवेंजर्स का एंड हो जाता है, मतलब एवेंजर्स प्रोग्राम को बंद कर दिया जाता है, और 1963 में ही एवेंजर्स के कॉमिक इशू 122 में एवेंजर्स पहली बार असेंबल्स होते हैं। आगे हमें पता लगता है कि शेरन कार्टर को भी एक मुजरिम साबित कर दिया है, जब उसने कैप को शील्ड लाने में मदद की थी, और कैप्टन अमेरिका सिविल वॉर में ही हमें लास्ट बार वो दिखी थी, और हो सकता है कि वो भी स्नैप में गायब हो गए हो, पर अब वो हमें सीरीज़ में एक्शन में ज़रूर दिखने वाली है। लास्ट में बात कर लेते हैं पावर ब्रोकर के बारे में। तो कार्ल मिलिस एक मैड साइंटिस्ट होता है जो कि पावर ब्रोकर की कंपनी के साथ जुड़कर सुपर ह्यूमन एक्सपेरिमेंट करता है, और हो सकता है इन लोगों को भी सुपर सोल्जर की ताकत उसने ही दी हो। एंड में क्रेडिट्स में हमें कुछ वर्ड देखने के लिए मिलते हैं, जो कि वही वर्ड्स हैं जो हाइड्रा के प्रोग्राम को विंटर सोल्जर में एक्टिवेट करने के लिए यूज़ किए जाते हैं, और सैम और बकी जीमो से मिलने जा रहे हैं। तो शायद ये आगे होने वाले इवेंट्स की झलक है, जिसमें जीमो फिर से बकी को कंट्रोल करने की कोशिश करेगा या फिर कर लेगा। तो बस आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कर देना, और अगर आपको लगता है आप एक सुपर हीरो फ़ैन है तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके अपनी वर्दीनेस साबित कर सकते हैं।